न्यूज़ एंड वेल्स टीवी के मज़े सामीन नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पहुँचे हैं रेस्क्यू 1112 मियाँ वाली के स्टेशन पर। मज़े सामीन नाजरीन, अगर हम पाकिस्तान के इदारों पर नज़र डालें तो अफवाज पाकिस्तान के बाद जो इदारा हमें आवाम के अंदर मकबूलियत रखता है, आवाम की उमंगों पर पूरा उतरने की कोशिश कर रहा है, तो वो रेस्क्यू 1112 है। आइए आज हम आपको दिखाते हैं कि ये इदारा आपकी किस तरह खिदमत कर रहा है। इसके स्टेशन पर पाकिस्तान के आवाम की खिदमत के लिए कौन कौन सी रेस्क्यू डिपार्टमेंट मौजूद हैं, इनका सेंटर, कॉल सेंटर किस तरह काम करता है, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में देखिए। सामीन नाजरीन, हम इस वक्त मौजूद हैं रेस्क्यू 1112 मियाँ वाली के कंट्रोल रूम में। और कंट्रोल रूम जैसे कि इसके नाम से भी वाज़ेह है कि ये इसका हेड होगा, इसका मरकज़ होगा। तो इसके इंचार्ज हमारे साथ बैठे हैं सर तसव्वर, कंट्रोल रूम इंचार्ज। आइए इनसे जानते हैं कि ये कंट्रोल रूम कैसे काम करता है। सर अस्सलाम वालेकुम। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो रेस्क्यू 1122 है, आल दी पंजाब में बात करना चाहूँगा कि आंधी हो, तूफ़ान हो, कोई भी किसी किस्म की डिस्टर हो, कोई भी इमरजेंसी हो, रेस्क्यू 1122 फर्स्ट रिस्पॉन्डर है। और विदिन 7 मिनट हम अपने जो डायरेक्टर जनरल की डायरेक्शन है उसको फॉलो करते हुए विदिन 7 मिनट में हम इंशाल्लाह रिस्पॉन्स करते हैं और हर किस्म की इमरजेंसी को हम रिस्पॉन्ड करते हैं। और इसमें हमें कॉल आती है उसके साथ हम गाड़ी को डिस्पैच करते हैं और गाड़ी हमारी विदिन 7 मिनट या एज़ पर डिस्टेंस उसको रिस्पॉन्स करके हम वहाँ पे ऑन लोकेशन हो जाते हैं। और जो उस हिसाब से फिर हम नेचर ऑफ इमरजेंसी के मुताबिक उसको फर्स्ट एड प्रोवाइड करते हैं, या जो नेचर ऑफ इमरजेंसी होती है उसके मुताबिक उसको डील करते हैं। तो सर, ये आप कंट्रोल रूम के इंचार्ज हैं और कंट्रोल रूम में बैठे हैं, तो ये आप जिस रूम में बैठे हैं इसका क्या फंक्शन है? आपके पास कॉल आती है तो इसका रिस्पांस क्या होता है? जी, हमारे पास सॉफ्टवेयर चल रहा होता है। जैसे कोई जो भी नेचर ऑफ इमरजेंसी होती है, जैसे को हमें कोई कॉल करता है तो हमें कॉल रिसीव होती है। हमारे ऑपरेटर्स यहाँ पे 24 घंटे बैठे होते हैं, वो कॉल रिसीव करते हैं और जो भी नियरेस्ट व्हीकल होती है इमरजेंसी की उसको मूव करवा देते हैं। हाँ, उसको हमारे मूव कराने का तरीका है कि हमारे पास पैलेस बेस भी है, टेलीफोनिक भी है, और जो स्टेशन पे होती है वो हम बेल देते हैं और फ़ौरन वो हमारा एक स्टाफ ऐसा होता है, एक गाड़ी ऐसी होती है जो हर वक्त तैयार रहती है। एक निकल जाती है, जब जाती दूसरी जो सेकंड होती है वो अलर्ट हो जाती है। ये हमारा इस तरह से हम फंक्शन करते हैं। ठीक है सर। सर माशाल्लाह बहुत उम्दा सर्विस, बल्कि मैं ये कहूँ कि अफवाज पाकिस्तान के बाद अगर कोई इदारा मुझे डिसिप्लिन और अपनी असूलों पे, अपनी सर्विस पे पूरा उतर रहा है तो वो रेस्क्यू 1112 है। तो इसमें आपको क्या परेशानियाँ, ख़ुसूसन कॉल्स के हवाले से, कि हमारी अवाम उन्नास की तरफ से आपको कोई परेशानी आती है तो उस लिए क्या आप कहेंगे? जी, इस हवाले से मैं आवाम से भी यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो इमरजेंसी हो उसके मुताबिक हमें कॉल करें। अब हमें इमरजेंसीज होती है डेली बेस पे 50-60 इमरजेंसी आती है, जबकि हमें जो कॉल्स आती हैं वो 1000 के करीब होती है। अब 1000 जब कॉल होती है तो हमें वो रिसीव करने में उतना ही मसला होता है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जो डिस्टर्बर हैं, जो बच्चों को मोबाइल ना दें या जो गलत कॉल है उसे ना करें। जो एक्यूरेसी है, ताकि जिसका जो हक है, एक रोड के ऊपर कोई इमरजेंसी पे है बंदा, वो बार बार कॉल मिला रहा है, आगे उस नंबर ही ऑलरेडी बिजी मिल रहा है, तो उसका जिम्मेदार बोगस कॉल की वजह से उसका जो रिस्पॉन्सिबल है वो बंदा जो जिसने बिजी किया है वो है। अब वो जो हकदार है उसको हक नहीं मिलता। ये मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आवाम से कि जो भी कॉल मिला है वो एक एक्चुअल इमरजेंसी के लिए कॉल मिला है, ना कि डिस्टर्बर हो, बच्चों को ना दें, और कोशिश करें कि जो रियलिटी है उस पर कॉल करें। थैंक यू सर, आपने वक्त दिया। सामीन नाजरीन जी, रेस्क्यू 1112 का रूम्स है, कंट्रोल रूम। अब आइए जाते हैं और आपको इसके मुख्तलिफ जो इमरजेंसी सर्विस है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट है, उनका विज़िट कराते हैं। मेडिकल टेक्नीशियन रेस्क्यू 1112 मियाँ वाली आबिद खान के साथ आइए इनसे जानते हैं कि मेडिकल की इमरजेंसी को ये किस तरह डील करते हैं। जब रेस्क्यू 1112 पे कॉल आती है तो उसका रिस्पांस ये किस तरह देते हैं, और इनकी एम्बुलेंस में एक रेस्क्यू के लिए, एक मरीज़ के लिए कौन कौन सी सहूलतें मुयस्सर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, एक तो आपका थैंक यू कि आपने वक्त दिया। तो हमारे नाजरीन को आप बताएं कि आप जब एक कॉल आती है तो उस पर रिस्पांस आप कितना जल्दी होता है, और
आपके एम्बुलेंस के अंदर कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं और किस तरह आप एक मेडिकल इमरजेंसी को हैंडल करते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब भी कोई इमरजेंसी कॉल हमें मौसूल होती है तो उसमें जो रिस्पांस टाइम होता है, उसमें जो हमारा स्टैंडर्ड रिस्पांस टाइम है वो 7 मिनट का है, और डिस्टेंस जो जितना भी डिस्टेंस होता है उस पर डिपेंड करता है, और हम जल्द अज जल्द रिस्पांस करने की कोशिश करते हैं किसी भी इमरजेंसी में। तो हमारे जो एम्बुलेंसेस में हैं, जो रिसोर्सेज हैं, वो मुकम्मल मतलब कि मेडिकल इमरजेंसीज़ के हवाले से और ट्रॉमा केसेस के हवाले से जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हम तमाम रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करके आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो ज़रा एमरजेंसी मुख्तलिफ़ नोयत की हो सकती है। बाज़ औक़ात रोड एक्सीडेंट होता है, रोड एक्सीडेंट में भी एक गाड़ी बड़ी इमरजेंसी भी हो सकती है, तो उसके लिए आपकी स्ट्रेटजी क्या होती है? जो मतलब कि ज़्यादा बड़ी इमरजेंसीज आती हैं उसमें हमारे पास जितने भी मैन पावर्स होती है या जितने भी रिसोर्सेज होते हैं वो हम अपनी तरफ से यूटिलाइज़ करते हैं। अगर वहाँ पे कोई और डिपार्टमेंट्स भी मतलब कि हमें ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर, तो हम उनको भी मतलब कि कॉल करते हैं और वो भी वहाँ पे रिस्पॉन्ड करते हैं। लेकिन स्ट्रेटजी जो है वो सेम ही होती है कि जहाँ पर हम अब अगर एक मिसाल के तौर पे ट्रॉमा का केस हुआ है, वहाँ पे मेजर आरटीओ है, वहाँ पर ज़्यादा मतलब के पेशेंट्स की तादाद ज़्यादा है, तो वहाँ पर हम एक ट्राई-एज का सिस्टम बनाते हैं कि वहाँ पर हम पेशेंट्स की ट्राई-एज करते हैं कि जो क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं उनको फर्स्ट प्रायोरिटी में रखते हैं, जो मतलब कि उनसे कम या स्पाइनल इंजरीज़ के पेशेंट होते हैं उनको सेकंड प्रायोरिटी में रखते हैं। इसी तरह जो माइनर इंजरीज़ के पेशेंट होते हैं उनको हम थर्ड प्रायोरिटी में रखते हैं। ज़बरदस्त। तो सर, हम आज जानना चाहेंगे आपकी एम्बुलेंस में कौन कौन सी सहूलतें हैं। तो नाज़रीन, आइए आपको इनकी एम्बुलेंस दिखाते हैं कि इस एम्बुलेंस में कौन कौन सी सहूलतें। तो नाज़रीन, ये रेस्क्यू 1112 की एम्बुलेंस है। तो ये मेडिकल ऑफिसर हमें मेडिकल टेक्नीशियन बताएंगे कि इसमें कौन कौन सी सहूलतें मुयस्सर हैं। तो सर, आप ब्रीफली हमारे नाज़रीन को बताएं। जी सर, ये एम्बुलेंस जो है ना, ये मतलब कि आरटीए और मेडिकल ट्रॉमा और मेडिकल केसेस के लिए स्पेशली तौर पे डेवलप की गई है। तो इसमें मैं ये यहाँ से अगर शुरू करें तो यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन है सर। ऑक्सीजन ये मतलब कि ऑक्सीजन पैनल है, यहाँ मेन सिलेंडर अटैच हैं और यहाँ से मतलब कि ऑक्सीजन डिलीवर होती है। उसके अलावा यहाँ पर हमारी मेडिसिन होती हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ मेडिसिन, जो कि मतलब कि एमरजेंसी के लिहाज से जो ज़रूरी हैं वो मेडिसिन हमारी यहाँ पे होती हैं, हमारे पास होती हैं। अगर इक्विपमेंट्स की बात करें तो हमारे पास बीपी ऑपरेटस है, ये AED है कि अगर किसी पेशेंट का दौरान इमरजेंसी अगर हार्ट पेशेंट है, उसका दिल बंद हो जाता है, तो उसको मतलब कि चलाने के लिए, ये शॉक देने के लिए, तो ये हम AED का इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा ये हमारे पास कार्डिक मॉनिटर है, ठीक है। और कोरोना के पेश नज़र आजकल जो कोविड-19 की जो सेकंड लहर आई हुई है वो थोड़ी सी डेंजरस है, तो उसके पेश नज़र हमारे पास ये वेंटिलेटर है। तो हम जो पेशेंट मतलब कि कोरोना के जो पेशेंट्स होते हैं उनको शिफ्ट करने के लिए हमारे पास वेंटिलेटर मौजूद है। तो इसके अलावा भी अगर कोई मतलब कि पेशेंट जो ट्रांसपोर्टेशन होती है एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, तो उसमें हमारा जो है वेंटिलेटर का किरदार बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि वहाँ जो SOB के पेशेंट होते हैं या मतलब कि जिनको ब्रीथिंग के इश्यूज़ आ रहे होते हैं, तो उनके लिए हम ये वेंटिलेटर का इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा ट्रॉमा केसेस में मतलब कि अगर पेशेंट के मुंह में कोई ब्लीडिंग है, वोमिटिंग हो जाती है, उसके लिए हमारे पास ये सक्शन यूनिट है। तो उस ब्लीडिंग को मतलब कि सक करने के लिए, अगर किसी का मतलब कि एयरवे ब्लॉक हो रहा है कि ब्लीडिंग है, मुंह में चली गई है, मरीज़ बेहोश है, उसके मुंह में कोई सेक्रीशंस हैं या ब्लीडिंग है, तो उसको सक करने के लिए, एयरवे को क्लियर करने के लिए मतलब कि हमारे पास सक्शन यूनिट होता है कि हम उसके मुंह से जो है सक्शन करते हैं। तो नाजरीन, ये वो चीज़ें हैं, वो सहूलियात हैं जो एक एम्बुलेंस के अंदर मुयस्सर हैं कि एक पेशेंट को अस्पताल तक पहुंचाने में कितना वक्त दरकार है। उस दौरान जो भी एक पेशेंट को ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है, इंजेक्शन की ज़रूरत है, वो उसको पेन हो रही है तो पेन किलर के तौर पर जो मेडिसिन देनी है वो भी ये देते हैं। सर, मेरा एक अहम सवाल, आप इमरजेंसी पे पहुंचे हैं, पेशेंट की हालत कुछ भी हो सकती है, पेशेंट कुछ भी हो सकता है, वो फीमेल भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है,
तो पहली तरजीह आपकी क्या होती है कि आप शिफ्ट ही कर देते हैं या पहले उसका चेकअप वगैरह भी करते हैं? नहीं, ये सर वो शिफ्टिंग वाली सर्विस नहीं है। इसमें हम पेशेंट को प्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट या फास्ट एड देते हैं। पेशेंट को मतलब कि मुकम्मल चेकअप करते हैं, उसको भी जो भी ज़रूरी इक़दामात होते हैं उस पेशेंट की लाइफ को सेव करने के लिए, तो वो तमाम मेडिसिन हमारे पास, लाइफ सेविंग मेडिसिन हमारे पास मौजूद होती हैं जो हम पेशेंट को मौके पर ही प्रोवाइड करते हैं। मसलन एक शख्स को हार्ट अटैक हुआ है तो पहले आप उसको इस चीज़ की मेडिसिन दें? जी, अगर एक पेशेंट को हार्ट अटैक हुआ है तो हम उसके लिए ये इक़दामात कर सकते हैं कि हम उसका एयरवे क्लियर करेंगे। हम उसके वाइटल साइन लेने के बाद हम उसको मतलब कि अगर एक चेस्ट पेन का पेशेंट है तो हम उसको एंजीसिड देंगे। जी। तो सर आप इस वक्त अवाम अन्नास से मुखातिब हैं, तो इसको रेस्क्यू करते हुए एम्बुलेंस में आते जाते या कॉल की रिसीविंग के लिए में कोई दिक्कत पेश आती है आवाम की तरफ से, तो आप क्या कहेंगे? आवाम की तरफ से हम मतलब कि पुरुमीद हैं कि आवाम हमारे साथ कोऑपरेट करेगी, क्योंकि एक सेंसिटिव मैटर होता है कि किसी की भी जान बचाने के लिए आप जा रहे होते हैं और रोड पे अगर आप जा रहे हैं तो एम्बुलेंस अगर आ रही है तो सायरन ऑन है, तो काइंडली आवाम से यही रिक्वेस्ट है कि लोगों को से यही रिक्वेस्ट है कि वो एम्बुलेंस के लिए रास्ता छोड़ दें, रास्ता दें, क्योंकि वो उनके घर का भी कोई मरीज़ हो सकता है, कल को उस एम्बुलेंस में कोई उनका अपना बंदा भी हो सकता है। तो नाजरीन, इस वक्त हम पहुँचे हैं डिज़ास्टर एमरजेंसी रिस्पांस टीम के पास और इसके इंचार्ज तौकीर साहब हमारे साथ खड़े हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि इनकी टीम कौन कौन सी डिज़ास्टर एमरजेंसी में पहुंचती है और किस तरह लोगों को रेस्क्यू करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। तो सर हमारे नाजरीन को बताएंगे कि किस तरह आपकी टीम और किस किस्म की एमरजेंसी में लोगों की हेल्प को पहुँचती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे को पहले तारुफ आपको करा दिया गया है कि हमारे रेस्क्यू 1112 के अंदर एक शोबा है डिज़ास्टर एमरजेंसी रिस्पांस टीम का। ये टीम ज़्यादातर 3 से 4 बंदों पर क्रू पर मुश्तमिल होती है और हमारा काम किसी भी डिज़ास्टर के अंदर फ़ौरी तौर पर वहाँ पे रिस्पांस करके वहाँ पे ख़ास तौर पे जो बिल्डिंग क्लैप्स हो जाती हैं या आरटीएस ऐसे होते हैं जहाँ पे लोग फंसे हुए होते हैं, तो बिल्डिंग को, उन गाड़ियों को काट कर वहाँ से बंदों को निकालना होता है। यानी सबसे डिफ़िकल्ट शोबा है इस टीम का। और इस टीम के अंदर सिर्फ यही नहीं है कि हम इंसानों को रिकवर करते हैं या रेस्क्यू करते हैं, या हमारे पास एनिमल रेस्क्यू भी होती है, बर्ड रेस्क्यू भी होती है, यानी कहीं हाइट पे कोई परिंदा फंसा हुआ है तो हम उसको भी वहाँ से रेस्क्यू करते हैं। उसके बाद अगर कोई जानवर किसी खड्डे वगैरह में या कहीं पे फंसा हुआ है, निकालना पड़ता है, तो वहाँ पे भी हम जाकर उनको निकालते हैं। इसके लिए हमारे पास कटिंग इक्विपमेंट मुकम्मल तौर पर होता है। उसमें ड्रिल्स हो गई, कटिंग सॉ हो गए, चेन सा हो गया, मुख्तलिफ़ किस्म के कटिंग इक्विपमेंट हैं। फुली इसके अंदर जनरेटर मौजूद होता है गाड़ी के अंदर। ये गाड़ी जो आपको पीछे नज़र आ रही है, इसके अंदर तमाम इक्विपमेंट मौजूद है जो हर किस्म की एमरजेंसी को डील करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कोई ऐसी एमरजेंसी नहीं हुई जिसमें हमारे पास रिसोर्स कम हुए हों या कोई इक्विपमेंट हमारे पास ऐसा ना हो कि हमको एमरजेंसी डील ना कर सकें। आपकी एमरजेंसी की रुकावट में कहीं पर दरख्त भी हो सकता है, कहीं पर पत्थर भी हो सकता है, कहीं पर लोया भी हो सकता है, और बाज़ औक़ात ऐसी कंडीशन भी होती है कि पेशेंट उसी गाड़ी के किसी न किसी लोहे वाली चीज़ में फंसा होता है, तो उस सूरत में क्या करते हैं? तो उसके लिए हमारे पास, जैसे मैंने पहले बयान कर चुका हूँ कि हमारे पास कटिंग इक्विपमेंट मौजूद है। हम कंक्रीट कटर भी हमारे पास हैं, मेटल कटर भी हमारे पास हैं, वुड कटर भी हमारे पास हैं, यानी हर किस्म की रुकावट को हम हटा देते हैं। उसके साथ साथ ख़ास तौर पे जो फ्लड सीज़न आता है, फ्लड के अंदर हमारी ज़्यादा एफिशिएंसी चलती है। फ्लड के अंदर हमारी टीम जाती हैं। हमारे पास जैसे कि आप गाड़ी के ऊपर नज़र आ रहे हैं, बोट मौजूद है, तो इस सिलसिले में हमारे पास मुकम्मल सामान है, बोट इंजन है, बोट्स हैं। फ्लड के अंदर हम जाते हैं, वहाँ पर लोग जो फंसे होते हैं उनको रिकवर करके बाहर लेकर आते हैं। यानी कि इवन दो कोई ऐसी इमरजेंसी आप नहीं कह सकते कि जो हमारे डील करने के काबिल ना हो, जिसको हम डील ना करते हो। तो आपके रेस्क्यू लाइफ का कोई ऐसा वाक़या जो आप जिसको कहें नाकाबिल फरामोश हो या नाकाबिल यकीन जिसको हम कहें? इस लिहाज से तो हमारी हर इमरजेंसी एक से एक बढ़कर होती है, हर इमरजेंसी एक से दूसरे मुख्तलिफ होती है, लेकिन उसमें बाद चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो नक्श हो जाती हैं। ख़ास तौर पर हम एक दफ़ा फ्लड इमरजेंसी डील कर रहे थे, तो वहाँ पर हमारी अपनी कश्ती को थोड़ा सा ये कह लें कि हादसा पेश आ गया, हमारा इंजन बंद हो गया। वो हमारे लिए सबसे डिफ़िकल्ट था। तो हमने उसी पानी के दौरान, फ्लड का आपको पता है कि बहुत ज़्यादा पानी फ्लो चल रहा होता है, उसी दौरान हमने इंजन ठीक किया। ठीक करने के बाद कि आगे एक तंग पुल आ रहा था कि पुल के अंदर हमारी कश्ती फंसने वाली थी, लेकिन अल्लाह की मदद थी तो हमने वहाँ से उसको
साइड पे होकर निकल गए थे। वो एक जहन पे नक्शा आ गया था कि ये चीज़ हमारे पास हादसा काफ़ी ज़्यादा में हो सकता था उस लिहाज से। आप एक अवामी खिदमत से मुंसलिक हैं, आप लोगों की रेस्क्यू के लिए जाते हैं, लेकिन बाज़-औक़ात इसको मैं नहीं कहता कि लोग जानबूझकर करते हैं, लेकिन एक हादसा होता है, अचानक लोग भी जमा हो जाते हैं, क्राउड हो जाता है, तो आप क्या कहेंगे लोगों को, क्या पैगाम दे के किस किस्म का कोऑपरेट करें? जी, वहाँ पे जो आवाम होती है बेसिकली उनका भी ये जहन में ये होता है कि हम उनकी हेल्प करें, यानी कि वो लोग एक बंदा फंसा हुआ है तो वो लोग जो खड़े होते हैं वहाँ पे या जमा हो जाते हैं उसको निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्योंकि हम प्रोफेशनल हैं हमें पता है कि फंसे हुए बंदे को किस तरह निकालना है। हो सकता है उसको रीढ़ की हड्डी की चोट हो, इस किस्म की चोट हो, तो वहाँ से अगर एक बंदा उसको खींच के निकालेगा उसके और ज़्यादा इंजरी बढ़ सकती हैं। इसलिए हम आपसे ये कहें कि हमारा इंतज़ार करें। हाँ, अगर फर्स्ट एड के तौर पर एक बंदे बाहर हैं तो उनको आप बेशक थोड़ा सा रिलैक्स करें, उनको आप ये कहें ज़हनी तौर पर उनको और बातों में थोड़ा सा उलझाएँ कि जी आप ठीक हैं, गाड़ियाँ आ रही हैं, टीमें आ रही हैं, आपको वो काम हौसला दें, आपको निकाल लेंगी। दूसरा, जब टीम वहाँ पे पहुँच जाती है तो वो टीम को पूरा काम करने दें। बाहर से लोग, कुछ लोग होते हैं मशवरा अपना दे रहे होते हैं, यानी हमें पता है कि हमारा टूल किस तरह चलना है, हमने इमरजेंसी को किस तरह डील करनी है, तो वो वहाँ हमको थोड़ा सा हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी टीम जो आई है वो टीम फुली नॉलेज्ड है, उनके पास इक्विपमेंट मौजूद है, वो अपने तरीके से उस इमरजेंसी को डील कर लेंगे और उस बंदे को मुकम्मल तौर पर वो बाहर निकाल लेंगे। जी, थैंक यू सर। आप तो नाजरीन, अब हम पहुँचे हैं रेस्क्यू का तीसरा शोबा, जिसको हम फायर रेस्क्यू कहते हैं। तो इस वक्त हमारे पास रेस्क्यू फायर के लीड करने वाले नौजवान हाफिज़ उमर फ़ारूक और भाई आप ज़हीर अहमद एफ़ार ज़हीर अहमद एफ़ार खड़े हैं। तो जानते हैं कि ये लोगों को फायर की सूरत में किस तरह रेस्क्यू करते हैं। तो सर, एक तो आपका बहुत शुक्रिया। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप किस तरह लोगों को फायर इमरजेंसी में रेस्क्यू करते हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हमें कंट्रोल रूम से कॉल मौसूल होती है कि फ़लाँ जगह पे इस तरह फ़लाँ घर को या किसी भी चीज़ को आग लग गई है। जिस तरह गाड़ी वगैरह को भी आग लग सकती है, उसके बाद घरों में जिस तरह ईंधन वगैरह पड़ा होता है या कमरे को किसी और वजह से शॉर्ट सर्किट वगैरह से आग लग जाती है, तो कंट्रोल रूम से हमें कॉल मौसूल होती है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि जल्द अज़ जल्द हम निकलते हैं। हमारे 4 बंदों का रेस्क्यू का एक क्रू होता है, तो हम मूव हो जाते हैं इमरजेंसी के लिए। वहाँ जाके हम आग की नौइयत को देखते हैं कि किस किस्म की आग लगी हुई है। मिसाल के तौर पे अगर लकड़ी वगैरह को या ईंधन वगैरह को आग लगी हुई है तो हम उसके लिए पानी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा खुदा न खास्ता अगर किसी गाड़ी वगैरह को आग लगी हो तो उसके अंदर क्योंकि फ्यूल मौजूद होता है, डीज़ल वगैरह या पेट्रोल वगैरह मौजूद होता है, तो इस हिसाब से हमारे पास इक्विपमेंट्स मौजूद होते हैं। उनको हम इस्तेमाल करते हुए हम वहाँ आग की नौइयत को देखते हुए आग बुझाते हैं और इस तरह लोगों को भी रेस्क्यू करते हैं। और लोगों की जो अमलाक होती हैं जिस चीज़ को आग लगती है तो आग बुझा के उनका नुकसान कम से कम करने की कोशिश करते हैं। ज़बरदस्त। तो हमें दिखाएंगे आपकी ये जो व्हीकल है, फायर व्हीकल है, इसका सिस्टम किस तरह काम करता है। जी जी बिल्कुल। तो नाज़रीन, आइए देखते हैं इनकी इस सिस्टम को कि किस तरह ये एक एमरजेंसी को जाकर हैंडल करते हैं और कौन कौन सा सामान इस्तेमाल करते हैं। जी, सबसे पहले तो हमारे पास क्योंकि आग का एक शोबा आग जो होती है वो ख़तरनाक होती है इंसान के लिए, तो उस वजह से पहले हमारी अपनी सेफ्टी ज़रूरी होती है। उस सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए हम पहले अपना इक्विपमेंट्स पहनते हैं। हमारे पास ये फायर सूट है जो कि आग को रेजिस्ट, जी फायर सूट है, इसको हम मुकम्मल पहन के, उसके अलावा हमारे पास हेलमेट होता है, उसके बाद हमारे पास फायर सेफ्टी शूज़ होते हैं मुकम्मल, यानी कि हम अपने आप को पहले सेफ़ करते हैं। फिर उसके बाद हम आग बुझाने वाले जो हमारे पास आलात होते हैं, जिस तरह हमारे पास डिलीवरी होज़ वगैरह भी पड़े हैं, उसके अलावा हमारे पास नोज़ल होती हैं, ठीक है, तो वो नोज़ल्स और डिलीवरी होज़ इस्तेमाल करके हम इस तरह आग तक रसाई हासिल करते हैं और आग को बुझाते हैं। अच्छा, ये तो वो चीज़ें हो गई जो आप अपनी सेफ्टी के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपकी जो फायर को बुझाने का सिस्टम है, यानी इसको मैं कह लूँ कि ये जो पानी की टैंकी है या जो आप मुख्तलिफ़ केमिकल इस्तेमाल करते हैं, उसका क्या सिस्टम है। जी, हमारे पास ये आप गाड़ी देख रहे हैं, इसके अंदर 7500 लीटर पानी मौजूद है। 7500 लीटर जी, वाटर टैंक में, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक फोम टैंक बना हुआ है, इधर से आपको नज़र आ रहा है, ऊपर से इसका वो सारा सिस्टम है, ठीक है। इसके अलावा गैलन हमारे पास ऑलरेडी मौजूद होते हैं। हमारे जो फोम टैंक है, फोम टैंक के अंदर भी फोम मौजूद होता है। इसके अलावा हमारे पास गैलन फुल होते हैं। खुदा न खासा कोई इस तरह की इमरजेंसी आ जाती है जिसमें हमें फोम यूज़ करना पड़ता है। फोम हम उस जगह पे यूज़ करते हैं जहाँ पेट्रोल डीज़ल वगैरह की इमरजेंसी होती है, गाड़ियों वगैरह को आग लगी हुई होती है, तो उसके लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं फोम। ये फोम सादा अल्फाज में हमें समझाएंगे कि क्या चीज़ होती है। ये कोई
ये इसका जो सिस्टम होता है ना, जब हम इसको आग पे डालते हैं तो ये आग को मुकम्मल तौर पे ढाँप लेता है, ऑक्सीजन कम कर देता है। जैसे ही ऑक्सीजन आग को मिलेगी तो वो आग भड़केगी, अगर कम होगी तो आग ऑटोमेटिक डाल देता है। जी, ये तहत डाल देता है, समझने का काम करता है ये। अच्छा, तो आपकी जो इमरजेंसी है, ये आप कह रहे हैं कि 7500 लीटर पानी होता है, तो फ़र्ज़ किया एक दफ़ा तो ये भरी हुई है, आप इमरजेंसी पे गए, वहाँ पर पानी ये ज़ाया हो गया, तो दूसरी मरतबा आप इसको कैसे फिल करेंगे? सर, पहली बात तो ये है कि हमारे पास 3 गाड़ियाँ मौजूद हैं, ठीक है। तो हम करते ये हैं कि हमें नेचर का पता चल जाता है अक्सर कॉलर से या कंट्रोल रूम जिस तरह राब्ते में होता है लोगों से जहाँ पे आग लगी होती थी, उस हिसाब से हम गाड़ी को मूव करवाते हैं। अगर मिसाल के तौर पे कहीं आग ज़्यादा है तो हमारे पास दो गाड़ियाँ हैं जो ऑपरेशनल है, और एक हमारे पास बैकअप पे गाड़ी मौजूद होती है, उसके अंदर भी 18,000 लीटर पानी मौजूद होता है। अच्छा जी, अगर बिलफर्ज ये तीनों गाड़ियाँ हमारे पास पानी हमारे पास ख़त्म हो गया है सोर्स, तो हम करीबी कोई देखेंगे हमारे पास हाइड्रेंट पॉइंट मिल जाए, ओवरहेड फिलिंग जहाँ से हो सके पानी की, या उसके अलावा हमारे पास सक्शन का ऑप्शन मौजूद होता है, कहीं नज़दीक तरीन कोई नहर है, कोई नाला है, या जहाँ पे पानी खड़ा हुआ है जी, तो उससे हम सक्शन के ज़रिए भी पानी हासिल कर सकते हैं और बर वक्त हम जो है पानी भर के तो आग बुझा सकते हैं। बुझा सकते हैं। अच्छा, एक सवाल और कि जो आपकी जो पाइपलाइन होती है, जिस यानी गाड़ी से आगे जो आप जिससे गिरा रहे होते हैं, तो वो कितने फुट की है? वो हमारे पास स्टैंडर्ड जो साइज़ होता है वो 100 फीट होता है। 100 फीट होता है। तो बाज़ ऐसी जगह भी होती हैं जहाँ 100 फीट से ज़्यादा आपको आगे जाना पड़ जाए, तो उसके लिए भी कोई है आपका? जी, हमारे पास हौज़ मौजूद होते हैं तकरीबन 5 और 3 8। अच्छा, तो जिस तरह हम देखते हैं जहाँ पर हमारे सही मुमकिन नहीं हो सकती तो हम वो हौज़ अटैच कर देते हैं और इस तरह हम पहुँच सकते हैं। अच्छा, एक अहम सवाल मेरा और आखिरी सवाल होगा अवाम-उन्नास के लिए कि आपके पहुँचने से पहले अगर कहीं आग लगी हुई है तो अपनी मदद आपके तहत अगर कोई आग बुझाना चाहे तो उसके लिए आपके टिप्स क्या होंगे? सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि वो आग की नौइयत को देखते हुए पानी इस्तेमाल करें। जहाँ अगर मिसाल के तौर पे कहीं आग लगी हुई है ईंधन वगैरह को या झाड़ियों वगैरह को या इस तरह, तो उनके पास 2 ऑप्शन मौजूद होते हैं। एक उनके पास रेत मौजूद होती है और एक पानी मौजूद होता है। तो उनसे मेरी यही गुजारिश होगी कि अगर खुदा न खासा कहीं शॉर्ट सर्किट वगैरह है या कोई इस तरह का काम हुआ है, इमरजेंसी बनी हुई है, तो आप पानी उस पर हरगिज़ इस्तेमाल ना करें, उधर आप रेत इस्तेमाल करें। उसके अलावा जहाँ आपको कंफर्म है कि ये ईंधन वगैरह की इमरजेंसी है, प्लास्टिक, लकड़ी, कपड़ा, गत्ता या इस तरह की किसी चीज़ को आग लगी हुई है, तो उसके लिए आप पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले ये है कि वहाँ पे अगर कोई मौजूद लोग हैं जिस जगह पे आग लगी हुई है, तो सबसे पहले उनकी सेफ्टी के लिए ज़रूरी है कि वो उस जगह को छोड़ के साइड पे आ जाएं। उसके बाद आप काम करें। और सबसे पहले तो ये है कि रेस्क्यू 1122 को वो कॉल करें, ठीक है। उसके बाद जो आप अगला वो लाया अमल इख्तियार करना चाहते हैं तो वो उस हिसाब से कर लें। तो नाजरीन जी, अगर आपको किसी ऐसी इमरजेंसी का सामना होता है तो नौइयत देख के अगर आप अपनी मदद आपके साथ उसको बुझा सकते हैं तो ठीक, वरना 1122 पे कॉल करके इनकी मदद हासिल करें।